हेलो बेटा, आज करेंगे हम 10th क्लास का चैप्टर है ये नेशनलिज्म इन इंडिया। तो चलो शुरू करते हैं बेटा। देखो बेटा, एज यू हैव सीन, पहले भी आप देख चुके हैं बेटा कि मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप कम टू बी एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट। बेटा कि जो मॉडर्न नेशनलिज्म है यूरोप का, जो आधुनिक राष्ट्रवाद है, उसके साथ ही फॉर्मेशन हुई थी नेशन स्टेट की, यानी राष्ट्रीय राज्यों की। बेटा इट आल्सो मेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि ए चेंज इन पीपल्स अंडरस्टैंडिंग, लोगों की सोच में बदलाव आया और वो सोचने लगे कि हु दे वर, कि वो कौन थे, एंड व्हाट डिफाइंड देयर आइडेंटिटी, और उनकी आइडेंटिटी कैसे डिफाइंड होगी, उनकी परिभाषा क्या होगी, उनकी आइडेंटिटी, उनकी पहचान क्या होगी, एंड द सेंस ऑफ बिलोंगिंग। और इस प्रकार बेटा वो एक राष्ट्र के प्रति उनका लगाव पैदा होने लग गया। न्यू सिंबल्स, न्यू आइकन्स, न्यू सॉन्ग्स एंड न्यू आइडिया फॉर न्यू लिंक्स एंड रीडिफाइन द बाउंड्री ऑफ कम्युनिटी, कि न्यू प्रतीक आए, न्यू चिन्ह आए, नए गीत लिखे गए राष्ट्रवाद के प्रति, जो थी बेटा देश के प्रति, एक राष्ट्रीय के प्रति नए गीत लिखे गए, नए आइकन्स दिए गए, नए चिन्ह दिए गए, नए आइडियाज आए, और जिसे कि न्यू लिंक्स, नए संपर्क स्थापित हुए। ऑन द रीडिफाइंड द बाउंड्रीज, और दोबारा से बाउंड्रीज परिभाषित की गई कम्युनिटीज यानी समुदायों की। बेटा यानी बाउंड्रीज बनाएगी, कोई समुदाय हो उसकी बाउंड्रीज बनाएगी, और वो दोबारा से उसके परिभाषित किया गया कि ये आपकी बाउंड्रीज है। तो इन द मोस्ट कंट्रीज द मेकिंग ऑफ न्यू नेशनल आइडेंटिटी वाज ए लॉन्ग प्रोसेस। इन ज़्यादातर कंट्रीज में क्या होता है कि एक राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए का जो निर्माण किया जाता है, राष्ट्रीय पहचान का जो निर्माण कार्य है, वो एक लंबी प्रक्रिया में होता है, लॉन्ग प्रोसेस से होती थी ये। बेटा आगे है बेटा कि हाउ डिड दिस कॉन्सिक्वेंसेस इमर्ज इन इंडिया, कि ये जो राष्ट्रवाद का जो सोच थी वो हम देखेंगे कि इंडिया में कैसे उत्पन्न हुई। हमारे देश में ये जो एमर्ज, जो ये सोच है वो कैसे एमर्ज हुई, कैसे उत्पन्न हुई यहाँ पर बेटा, कैसे चेतना आई लोगों में। तो आज हम यहाँ पर ये देखेंगे बेटा। In India, as in Vietnam and many other colonies, the growth of modern nationalism is intimately connected to the anti-colonial movement. वियतनाम और अन्य देशों की तरह हमारे यहाँ भी बेटा इंडिया में भी जो राष्ट्रवाद की भावना है वो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के साथ गहरे तौर से जुड़ी हुई है। यानी कि जो औपनिवेशिक थे, यानी औपनिवेशिक क्या होता है बेटा कि अंग्रेजों के यहाँ पर हमारे शासन थे, तो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चले थे कि अंग्रेजों को भगाने के लिए, यहाँ से आज़ादी पाने के लिए एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चले थे। और उससे क्या हुआ था कि लोगों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई थी। इंडिया में भी ऐसे ही उत्पन्न हुई राष्ट्रवाद की भावना, और वियतनाम भी, और वियतनाम के साथ अन्य कंट्रीज जो थे उनमें भी ऐसे ही हुआ था बेटा। People began discovering their unity in the process of their struggle with the colonialism. People ने क्या किया, डिस्कवर क्या किया, उन्होंने महसूस किया कि उनकी एक यूनिटी बन गई थी आपस में, एक एकता को पहचाना उन्होंने कि जो हमारे स्ट्रगल हैं उनका कारण क्या है, ये colonialism है बेटा। और the sense of being oppressed under the colonialism provided a shared bond that tied many different groups together। और जो ये उनका दमन किया गया था, उन पर उत्पीड़न हो रहा था, जो ये सेंस उत्पीड़न और दमन की जो एक सेंस थी ना, कॉलोनाइज्म ने जो उनको दी थे बेटा, उनको दुख दर्द दिए थे, तो उससे एक शेयर्ड बॉन्ड दैट टाइड मैनी डिफरेंट ग्रुप्स, जो विभिन्न प्रकार के वर्ग थे, ग्रुप्स थे, उनमें एक एकता की भावना आ गई थी बेटा। बट ईच क्लास एंड ग्रुप्स फेल्ट द इफेक्ट ऑफ कॉलोनाइज्म डिफरेंटली बेटा। लेकिन फिर भी कुछ क्लास थे बेटा, कुछ ग्रुप्स थे जो कि जो इसका कॉलोनाइज्म का जो इफेक्ट था वो अलग पड़ा था उन पे प्रभाव। ऐसे तो ज़्यादा प्रभाव इसका अच्छा प्रभाव नहीं था, लेकिन फिर भी अलग अलग ग्रुप्स के थे, वो अलग अलग उसके पे इफेक्ट पड़ा था बेटा। देयर एक्सपीरियंसेस वर्ड वेरिड, उनके एक्सपीरियंस यानी अनुभव भी अलग थे। एंड देयर नोशन ऑफ फ्रीडम वर नॉट ऑलवेज द सेम, और उनके जो स्वतंत्रता के मायने थे वो भी अलग थे। द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राई टू फोर्स दिस ग्रुप्स ऑफ टुगेदर विद इन वन मोमेंट। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने क्या किया, जो ये डिफरेंट ग्रुप्स थे इनको एक साथ इकट्ठा किया और एक मूवमेंट चलाया, एक आंदोलन चलाया। बट द यूनिटी डिड नॉट एमर्ज विदाउट कन्फ्लिक्ट, लेकिन जो यूनिटी और एकता थी बेटा उसमें भी कुछ कन्फ्लिक्ट थे, टकराव थे बेटा।
In an earlier textbook you have read about the growth of nationalism in India. तो पहले की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें आप पढ़ चुके होंगे कि नेशनलिज्म कैसे ग्रोथ करता है इंडिया में। इंडिया अप टू द अर्लियर डिकेड, यानी 20वीं सदी से पहले, 1920 से पहले का आप पढ़ चुके हो। 20th डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी से आप पहले पढ़ चुके हो। इन दिस चैप्टर वी विल पिक द स्टोरी फ्रॉम 1920s एंड द स्टडी द नॉन कॉपरेशन एंड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। बेटा अब हम यहाँ पर कौन सा पिकअप करेंगे चैप्टर कि यहाँ देखेंगे स्टोरी कर देखेंगे कि 1920 के बाद के जो मूवमेंट चलते हैं कौन से, नॉन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और सविनय अवज्ञा आंदोलन है, उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। वी विल एक्सप्लोर हाउ द कांग्रेस हाउ टू डेवलप द नेशनल मूवमेंट। हम यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कि भी कांग्रेस कैसे डेवलप करती है इस नेशनल पूरे जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसको कैसे डेवलप करती है, कैसे चलाती है, कैसे इसमें अपना कार्य करती है। बेटा हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप से पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट, और यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं, विभिन्न जो सामाजिक ग्रुप हैं, अलग अलग हैं जो, वो कैसे पार्टिसिपेट करते हैं इस मूवमेंट में। एंड हाउ नेशनलिज्म कैप्चर इमेजिनेशन ऑफ पीपल, और जो नेशनलिज्म है, राष्ट्रीयवाद है, वो लोगों की इमेजिनेशन को कैसे, कल्पनाओं को, इनकी इमेजिनेशन को पंख लगाता है लोगों की। बेटा तो इसके बारे में हम यहाँ पर आगे देखेंगे। बेटा अब देखते हैं बेटा द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड द नॉन कॉपरेशन। बेटा यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बारे में देखेंगे, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। बेटा तो चलो देखते हैं बेटा क्या होता है। देखो बेटा, इन द ईयर्स आफ्टर 1919 वी सी द नेशनल मूवमेंट स्प्रेडिंग टू न्यू एरियाज, कि 1919 के बाद हम क्या देखते हैं कि जो राष्ट्रीय आंदोलन था बेटा वो स्प्रेडिंग टू न्यू एरियाज, यानी नए इलाकों तक उसकी पहुंच हो गई थी बेटा। और इन कोऑपरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप, इसके साथ नए नए सोशल सामाजिक समूह जुड़ रहे थे, सोशल ग्रुप जुड़ रहे थे बेटा। और एंड डेवलपिंग न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल, और विरोध करने के नई नई जो तकनीकें, नए तरीके, इसके साथ नए नए तरीके अपनाए जा रहे थे स्ट्रगल के। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट, इसको हम कैसे समझते हैं, इन बदलावों को, जो ये डेवलपमेंट होती है या विकास या बदलाव आए हैं, इसको हम कैसे समझेंगे। व्हाट इम्प्लीकेशन डिड दे, और इसका हमारे ऊपर क्या, और इसका क्या प्रभाव पड़ा, ये भी हम देखेंगे। यहाँ पर आगे देखते हैं बेटा, तो चलो देखते हैं बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल द वार क्रिएटेड ए न्यू इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल सिचुएशन। सबसे पहले तो क्या देखते हैं हम कि जो इस युद्ध ने, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसने एक नई क्रिएट कर दी थी सिचुएशन, आर्थिक और राजनीतिक रूप से। ठीक है बेटा। इट लेड टू ह्यूज इंक्रीज ए डिफेंस एक्सपेंडिचर। क्या हुआ कि बेटा देखो, it led to huge increase in defense expenditure which was financed by war loans and increasing taxes। बेटा क्या हुआ कि इस जो युद्ध में जो खर्चा हुआ था बेटा, यानी रक्षा बजट जो बढ़ गया था, उसकी भरपाई करने के लिए क्या किया कि वार लोन्स बहुत ज़्यादा लिए गए एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया। कस्टम ड्यूटीज़ वर रेज्ड, और जो सीमा शुल्क था वो बढ़ा दिया गया। एंड द इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड, और आयकर को बनाया गया बेटा, आयकर विभाग एक आया बेटा, ये इंट्रोड्यूस किया गया। थ्रू द वार ईयर्स प्राइस इंक्रीज डबलिंग बिटवीन 1913-1918। बेटा जो वार के टाइम पे बेटा, वार वाले जो जब वार हो रहा था उन सालों में क्या हुआ, जो प्राइजेस थे वो डबल हो गए थे 1913 से और 1918 के बीच में बेटा। लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर कॉमन पीपल, और जो एक आम आदमी होता है उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो गया था इनको वहन करना बेटा, इनको सहना। और विलेज वर कॉल्ड अपन सप्लाई शोल्डर एंड द फोर्स रिक्वायरमेंट इन रूरल एरियाज कॉज्ड वाइड स्प्रेड एंगर। बेटा क्या हुआ कि गांव में जाके और उनके ग्रामीणों की जबरन फौज में भर्ती की जाने लगी बेटा, जिससे कि ग्रामीण और जो उसमें आगे रोष में आ गए थे। ऊपर से तो कीमतें बढ़ी हुई थी इतनी, उनका गुजारा ही नहीं हो रहा था। और ज़बरदस्ती जब फौज में उनको भर्ती किया जाने लगा तो ग्रामीण में और ज़्यादा रोष उत्पन्न हो गया। तो उसके आगे क्या हुआ कि देन इन 1918 से 1919 तक और 1920 से 1921 क्रॉप्स फेल्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया।
क्या था 1918 और 1921 के बीच में क्रॉप्स क्या होता है बेटा, ख़राब हो जाती है इंडिया के कई भागों में बेटा, रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। इसका क्या नतीजा निकलता है कि फूड की शॉर्टेज हो जाती है, भोजन की कमी हो जाती है। दिस वाज कंपेन्ड बाय एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। तो अकम्पेन्ड बेटा होता है के साथ ही, यानी अकाल तो पड़ रहा था, वो फसल तो खराब हो गई थी, उसके साथ हुआ क्या हुआ, इन्फ्लुएंजा महामारी आ जाती है बेटा तभी ही। और क्या हुआ, पहले कीमतें ज़्यादा हो गई थी बेटा युद्ध के कारण वस्तुओं की, उसके बाद फसलें खराब हो गई, उसके बाद ये महामारी आ जाती है। तो ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा वक्त था, एक सभी के लिए हुआ वैसे तो, लेकिन एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल भरा टाइम था ये बेटा। फिर क्या होता है बेटा, अकॉर्डिंग टू सेंसस, सेंसस का मतलब होता है बेटा जनगणना। तो अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 1921 क्या होता है, जब 1921 की जनगणना होती है तो 12 to 13 मिलियन पीपल परसिस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फेमाइन एंड द एपिडेमिक बेटा। क्या होता है कि 1921 की जब जनगणना के अनुसार 12 से 13 जो मिलियन पीपल है वो मौत के ग्रास बन जाते हैं, मृत्यु हो जाती है बेटा उनकी। और उस किसके कारण मौत होती है बेटा, ये अकाल और महामारी के कारण बेटा। तो ये तो था बेटा, आपको समझ में आ गया होगा। देखो क्या है इसमें बेटा कि जब युद्ध हुआ था, युद्ध के खर्चे, युद्ध होता है तो रक्षा व्यय ज़्यादा बढ़ता है बेटा। तो उस जो रक्षा बजट जो खर्चा था बढ़ गया था, उसको पूरा करने के लिए क्या किया कि लोन लिए गए और फिर ज़्यादा जो इंक्रीज टैक्सेस जो है इंक्रीज किए गए, और जो प्राइस थी उसके रेट डबल हो गए थे, वस्तुओं की जो कीमत थी उनकी कीमत दोगुनी हो गई थी। इससे क्या हुआ, आम इंसान है वो तो बहुत मुश्किल हो गया था उनके लिए बेटा उनको वहन करना। उसके साथ ही फसलें भी खराब हो गई और ग्रामीणों को जबरन फौज में भर्ती भी किया जाने लग गया था। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम की बातें हैं बेटा। उसके बाद क्या हुआ कि जो महामारी है वो भी आने लग गई, वो भी आ गई उसी टाइम पे, और फसलें ख़राब हो गई थी जिससे भोजन की शॉर्टेज हो गई थी, और इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आ गई जिसके कारण कि 12 to 13 मिलियन पीपल जो है मौत के ग्रास से बन गए थे बेटा, मृत्यु हो गई थी। और इसके मृत्यु का कारण क्या था, अकाल और महामारी थे बेटा। ये था इस टॉपिक में। तो आगे देखते हैं बेटा अब हम। People hoped that their hardships would end after the war was over। तो जो लोग थे उनको विश्वास था, आशा थी कि हमारे जो ये दुख हैं वो इस वॉर के बाद ख़त्म हो जाएंगे। तो बट दैट डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एट दिस स्टेज ए न्यू लीडर अपीयर्ड एंड सजेस्टेड ए न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। और इसी टाइम पर एक लीडर मतलब अपीयर्ड होता है बेटा, यानी आता है, जो कि एक नया तरीका देता है विरोध करने का। तो इसमें यही था बेटा। इस टॉपिक में क्या होता है कि पीपल्स को, आदमियों को होप थे कि युद्ध के बाद हमारे जो दुख हैं, कष्ट हैं, वो दूर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो एट दिस स्टेज इस जो टाइम पीरियड में बेटा एक लीडर आता है और वो स्ट्रगल का एक नया तरीका ईजाद करता है। तो उसको देखते हैं हम आगे क्या था बेटा। तो ये था इतना बेटा, आज इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आप आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं बेटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। थैंक यू बेटा।